राजर्षि क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रिया आज आपके साथ इंग्लिश पेडागोजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आज आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ, जो है लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर। लैंग्वेज स्किल्स जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्वेश्चन इससे बार बार पेपर में आता है, आपको उसका नाम बदल के दे देगा, जैसे रिसेप्टिव स्किल्स, प्रोडक्टिव स्किल्स क्या होती हैं, ठीक, ये सारी चीज़ें, सिमेंटिक एक्सपेक्ट, फोनेटिक एक्सपेक्ट, इसका क्या मतलब होता है, और इसके अलावा लिसनिंग, उसके प्रोसेस क्या होती है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में प्रोसेस भी दे देता है, और उसके साथ ही उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके नीचे बगल में बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक, तो इंग्लिश का भी है और साथ में अगर आप हिंदी पेडागोजी की भी बात करें तो हिंदी में भी एज इट इज ये चीज़ आपको गिवन मिलेगी। फर्क इतना है कि जैसे मैंने यहाँ इंग्लिश लिखा है, हिंदी में आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे लैंग्वेज स्किल्स है तो भाषा कौशल, उसके बाद जो आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, तो ये आपको बस हिंदी में दिया रहेगा कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, बाकी सब कुछ यही है। तो ये आपके दोनों लैंग्वेजेस में काम करेगी। तो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हो तो लैंग्वेज स्किल्स मतलब जो भाषा के कौशल हैं। कुछ ऐसे कौशल होते हैं कि जब हम बच्चे को सिखाते हैं, ठीक, तो उसको हमको सिखाना है तो वो कौशल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, किस प्रकार से बच्चा उसको अर्जित करता है, सीखता है। तो लैंग्वेज स्किल्स हमेशा याद रखिए कि एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही सीखा जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले बच्चा सुनना सीखेगा, फिर बाद में कभी वो बोलना सीखेगा, फिर लिखना सीखेगा और फिर उसके बाद पढ़ना सीखेगा। ये चारों जो है इंटीग्रेटेड है, आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक, आपस में जुड़े हुए होते हैं और बच्चा एक एक करके मतलब उसमें जो है कंबाइनली रूप से पढ़ता भी है, लिखता भी है, सीखता भी है सारी चीजों को। ठीक है, तो लैंग्वेज स्किल्स चार होती हैं जो हमारे पास है, जिसको हम क्या कहते हैं, LSRW। इससे हम इसको लर्न करते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ऑर्डर आप यही रखिए, इसलिए क्योंकि ये ऑर्डर आपको बाद में आप चीज़ों को और जो रिवाइज करेंगे तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक इसका साइकोलॉजिकल ऑर्डर भी यही है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, कि बच्चा पहले तो बोलना सीखता नहीं ना लिखना सीखता है, तो पहले वो सुनता ही है। दुनिया में जितने लोग उसको सब लोग बुलाते हैं, खिलाते हैं, सब वो सुनता है। धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, फिर धीरे धीरे उसकी जो रीडिंग है कि चीज़ों को, रीडिंग तो नहीं मतलब वो सीखता है पहले, और फिर धीरे धीरे वो राइटिंग, स्क्रिबलिंग से शुरुआत करता है, ये सारी चीजें। अब देखिए, इन सभी को हम किस फॉर्म में यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब एकीकृत भाव, एकीकृत फॉर्म में। तो हमें ऐसे उसको करना भी है। अगर हम बोले जो पहला और दूसरा है, मतलब लिसनिंग और स्पीकिंग है, तो ये प्राइमरी स्किल्स भी है। तो कभी कभी क्वेश्चन दे देता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी स्किल्स। ठीक, तो प्राइमरी स्किल हमेशा याद रखिएगा पहला और दूसरा है, मतलब लिसनिंग है और स्पीकिंग है, L और S। तो जो आपका L और S है ये क्या है, प्राइमरी स्किल है। वहीं जो तीसरा और चौथा है, मतलब रीडिंग है और राइटिंग है, ये रेनफोर्समेंटल स्किल है। ठीक, पुनर्बलन कौशल है। ठीक, और ये आपकी प्राथमिक कौशल है। ठीक है, ये दोनों थोड़ा अलग हैं तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद जो आपका लिसनिंग और रीडिंग वाला पोर्शन है, मतलब पहला और तीसरा जो LR है आपका, लिसनिंग और रीडिंग वाला पोर्शन, इसके कई और नाम हैं। तो देखिए, इसको हम कहते हैं रिसेप्टिव स्किल्स, हिंदी में इसको ग्रम्यात्मक कौशल कहते हैं। देखिए, जब आप किसी की बातों को सुन रहे हैं, जैसे अभी आप बैठकर मुझे सुन रहे हैं और साथ में अगर आप कोई चीज को पढ़ते हैं, ठीक, तो ये दोनों काम में आप अपने तरफ से कोई चीज कर रहे हैं नहीं, आप शांति से बैठे हुए हैं, सिर्फ अपने दिमाग को चला रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं। या तो अगर आप किताब भी पढ़ते हैं तो आप वही चीज करते हैं कि जो उसमें लिखा हुआ है, आप अपने से कुछ भी उसमें ऐड ऑन नहीं करते हैं, बस जो चीजें आप उसको रिसीव करने का काम कर रहे हैं। तो इसी कारण से इसको ग्रम्यात्मक कौशल या रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं। तो इन केस अगर आप पेपर में भूल भी जाते हैं तो रिसेप्टिव नाम देख के समझिएगा कि इन चारों में से उन चीजों को आप निकालें जिसमें आप कुछ रिसीव करते हैं, न कि अपना कुछ देते हैं या एड ऑन करते हैं। दूसरा इनपुट स्किल, चूंकि इसमें क्या कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं चीजों को, अपना कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या है, इनपुट है। आउटपुट क्या होगा, जो आप देंगे। इनपुट मतलब जो आपके अंदर जा रही है, ठीक, जो आप जब बाहर से कोई चीज अपने आप से बताएंगे तो वो आपकी आउटपुट स्किल होगी। स्किल फॉर कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग मांगती है, किसी चीज को आप रीड कर रहे हैं तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना अक्षर के ज्ञान के आप कैसे करेंगे, नहीं कर सकते।
पैसिव कमांड्स, कहीं ना कहीं इसमें आप पैसिव होते हैं। क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे हुए हैं तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे उसी टाइम पे एकदम एक्टिव होकर इस बात सुनते हैं। तो क्या है कि जब आप लिसनिंग करते हो, सुनते हो किसी की बात को, तो उस टाइम पे माना जाता है कि बच्चा क्या है, पैसिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है। ठीक, वहीं अगर आप स्पीकिंग की और राइटिंग की बात करें तो स्पीकिंग, अगर आपको 4 लोगों के सामने बोलना है तो आपको पहले सोचना पड़ेगा, अपने कॉग्निशन का यूज करना पड़ेगा कि आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है। वहीं राइटिंग भी, अगर आप किसी चीज के ऊपर आपको लिखना है तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप उस टॉपिक से रिलेटेड बातों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं, क्योंकि आप इसमें से कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने माइंड का यूज करके। एक्सप्रेसिव स्किल्स, अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं आप। एक्टिव स्किल्स, क्योंकि जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप नहीं कर पाएंगे और आप कुछ दे रहे हैं, इसलिए इसको आउटपुट स्किल भी कहते हैं। तो ये जो नाम है, इन नाम को आप बिल्कुल एज इट इज याद करके जाइए, क्योंकि एग्जाम में इनमें से कोई भी नाम आपको दे देगा। ठीक, अगर आपको ये समझ में भी आ रहे हैं तो भी आप उसमें जो है टिक कर सकते हैं, बट अच्छा यही है कि आप इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक, तो आई होप कि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज, उसके कैरेक्टरिस्टिक से भी पूछते हैं। ठीक, मॉर्फीम, फोनीम, आप जानते हैं सिंटेक्स, सिमेंटिक्स क्या होता है। तो अगर आपने अभी तक वो प्लेलिस्ट हमारी नहीं देखी है तो आप चैनल से जाकर के, चैनल के उसमें जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, तो उसको जरूर देखें, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने, ये भी काफी बार पूछ देता है एग्जाम में कि फोनेटिक एक्सपेक्ट का क्या मतलब है, ग्राफिक एक्सपेक्ट का क्या मतलब है, फोनेटिक कम ग्राफिक का मतलब, सिमेंटिक एक्सपेक्ट का क्या मतलब है। तो अगर आपको लिसनिंग देता है कि मतलब जब आप किसी चीज को सुनते हैं, ठीक, लिसन कर रहे हैं, तो वो आपका सिमेंटिक पक्ष होता है। कौन सा पक्ष होता है, सिमेंटिक पक्ष। ठीक है, तो सिमेंटिक पक्ष कौन सा होता है आपका, लिसनिंग। स्पीकिंग, आप सब जानते हैं कि फोन जब हम उठाते हैं तो हम क्या करते हैं, वो साउंड, फोन का हमने फोनोलॉजी जब पढ़ा था, फोनीम जब पढ़ा था, तो वो साउंड का ही तो था। तो साउंड से मतलब स्पीकिंग, एस फॉर साउंड, एस फॉर स्पीकिंग। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज फोन उठाकर हम बोलते हैं, स्पीक करते हैं, सुनते हैं, रीड और राइटिंग तो बाद में करते हैं, पहले हेलो बोलते हैं, तो फोन उठाकर हेलो बोलते हैं, दैट मीन्स हम स्पीक करते हैं सबसे पहले। तो फोनेटिक एक्सपेक्ट कहीं भी आए तो स्पीकिंग ऐसे याद रख सकते हैं, अदरवाइज साउंड से रिलेट होता है फोनेटिक का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। जब आप रीडिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें बोलते भी हैं और साथ में देखते भी हैं, तो ये फोनेटिक, मतलब आप बोल भी रहे हैं और अगर मन में भी कर रहे हैं तो भी। कम ग्राफिक, और ग्राफिक का मतलब क्या होता है, राइटिंग, तो फोनेटिक कम ग्राफिक। तो रीडिंग में आप क्या कर रहे हैं, फोनेटिक कम ग्राफिक, और वही राइटिंग जो है, तो राइटिंग आपकी संबंधित है ग्राफिक से। अगर आपने 3 भी याद कर लिया है तो एक आप उसको लगा सकते हैं। जैसे देखिए, ये तब के लिए है कि अगर एग्जाम में आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है, आपको एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, तो आप कैसे उस चीज तक पहुंचे। तो जैसे आपको लिसनिंग का पता है, मान लीजिए सिमेंटिक एक्सपेक्ट है, और आपको स्पीकिंग का पता है कि स्पीकिंग साउंड से संबंधित है, तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा, साउंड, दैट मीन्स आपका आ जाएगा फोनेटिक, फोनीम वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, और आपको पता है कि राइटिंग को ग्राफिक कहते हैं, तो एक कौन सा बचा, रीडिंग। रीडिंग जिसमें कि हम लाउड रीडिंग भी कर सकते हैं, साइलेंट रीडिंग भी कर सकते हैं, बट उसमें हमारे पास कुछ चीजें लिखी होती है, हम उसको रीड करते हैं, तो लिखी है तो ग्राफिक भी आएगा, और चूंकि बोल के करेंगे तो इस वजह से उसमें फोनेटिक भी आ जाएगा, तो उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन रूप देखने को मिलता है, फोनेटिक कम ग्राफिक। ठीक, तो ये आपका है। अब उसके बाद हम लिसनिंग के बारे में जानेंगे डिटेल में, इससे भी क्वेश्चन आता है। लिसनिंग, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि सुनने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी चीज को सुन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिसनिंग में आपके 2 चीजें होती हैं, एक तो डिकोडिंग, कहीं भी आएगा आपने कोई चीज सुनी और उसका अर्थ निकाला, लिसनिंग का सही मतलब यही होता है। ठीक, एक तो डिकोड करते हैं और दूसरा उसका अर्थ बनाते हैं, मीनिंग मेक करते हैं, वो भी कॉन्टेक्सचुअल, मतलब संदर्भ में, जो संदर्भ, जैसा संदर्भ दिया गया है उसमें ही हम ऐसा करते हैं। तो 2 चीज लिसनिंग में हम करते हैं, पहली क्या करते हैं, चीजों को डिकोड करते हैं, उसकी मीनिंग निकालते हैं, और दूसरा जो मीनिंग बना रहे हैं, जो निकाल रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। अगर आपको कोई वर्ड बताया जाए, पहले भी आपने सुना है, तो प्रीवियस नॉलेज का यूज करके भी हम उसको करते हैं। ऑरल इनपुट, क्वेश्चन ये दिया है कि ऑरल इनपुट इनमें से कौन सा है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो ये आपका है ऑरल इनपुट, जिसको लिसनिंग कहते हैं, एक ओरल है।
ओरल अलग है, ओरल अभी हम आगे पढ़ेंगे, ओरल अलग है, इसको जो आपका लिसनिंग है, जो सुनने वाला है, वो ओरल इनपुट के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा। साउंड है आपके पास, जो भी साउंड है उसको आप क्या कर रहे हैं, उसकी मीनिंग को डिड्यूस कर रहे हैं, मीनिंग को निकाल रहे हैं, साउंड को डिकोडिंग कर रहे हैं, याद रखिएगा। इसकी प्रक्रिया देखिए, जैसे आपने कोई आवाज सुनी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप तक मेरी आवाज जा रही है, तो ये तो तुरंत आपको सुनाई दे रही है, बट इसके पीछे एक लंबा प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले आपने मेरी आवाज सुनी, आप हियर कर रहे हैं, फिर उसको समझ रहे हैं। अब आप जब समझ रहे हैं, आप मेरी बातों को कैच कर रहे हैं, तो वो कैच कैसे कर पाएंगे, क्योंकि पहले भी आपको पता होगा, और अगर नहीं भी पता है तो वो चीजें धीरे धीरे आपके माइंड में सेटअप होगी कि अच्छा ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप उस चीज को कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की। और जब आपने उसको समझने की कोशिश की, तब वो चीज आप धारण कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं अपनी मेमोरी में। और फिर रिटेन किया, धारण किया, अब आपको पता चला अच्छा लिसनिंग नाम की चीज होती है, इसमें डिकोडिंग करना होता है, मीनिंग मेकिंग करना होता है कॉन्टेक्स्ट में। तो अब आप रिकॉल करिए, क्या मैंने पहला ऐसा कहीं पढ़ा था कि ऐसी कोई चीज होती है, तो आप रिकॉल करेंगे और फिर आपको याद आएगा हाँ ये तो मैंने पहले पढ़ा हुआ है, और फिर उसके आधार पे आप क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। ये पूरी इतनी बड़ी प्रक्रिया होती है किसकी, लिसनिंग की। तो चूंकि ये क्या है, हमारे ब्रेन की प्रोसेस होती है, तो हमें ये बहुत ही फास्ट लगता है कि बस हमने सुना और हमें चीजें हो गई, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो ये तो है नहीं, क्योंकि प्रोसेस सबका है। तो आप इसको समझिए कि जैसे आपने कोई चीज को सुना, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आपने मेरी आवाज को सुनी, आपने हियर किया, तो आप अब उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अब जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया, तो अब आप क्या करेंगे, उसको धारण करेंगे, रिटेन करेंगे। रिटेन कर लिया कि अच्छा ऐसी चीज है, अब आप उसको रिकॉल करेंगे, आप पहले से जानते थे, प्रीवियस नॉलेज को जोड़ेंगे अपने मीनिंग को निकालने में कि ऐसा कहीं सुना था मैंने, और जब उसको साथ जोड़ लेंगे, कॉन्टेक्स्ट में यूज कर लेंगे, तब जाके आप उस चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक, स्पीच, रिदम, प्रोनाउंसिएशन, कोई बोली होती है, रिदम है, आपका प्रोनाउंसिएशन है, जो भाषा है, हम कहीं ना कहीं इन चीजों को सुन करके ही सीखते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो ग्रामर है उसको आप यूज करेंगे तभी प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको ग्रामर रूल्स से ज्यादा अगर आप उसको बोली में बोलते हैं तो आप उससे कहीं ज्यादा जल्दी सुनते हैं। तो जब आप बोलते हैं तो आप उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता होती हैं, बट हम उनको लिसनिंग करके ही क्या करते हैं, प्रॉपरली तरीके से सीख जाते हैं। ठीक है, तो स्पीच, रिदम, प्रोनाउंसिएशन। तो मैं साइड हट जाती हूँ, पहले आप लोग इतने का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रकार होते हैं, वैसे तो वो कई प्रकार के होते हैं, बट यहाँ पर जो मेन हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, तो यहाँ पर जिसके बारे में हम देखेंगे, पहला है हमारा पैसिव लिसनिंग। क्या है, पैसिव लिसनिंग। तो पैसिव का मतलब ही क्या होता है, निष्क्रिय, मतलब हम जो सुन रहे हैं वो क्या है, निष्क्रियता के साथ थोड़ा सुनते हैं, तो वो आपका पैसिव लिसनिंग आएगा। जैसे अगर हमसे हमारा दोस्त कोई बात करता है जिसमें हमारा कोई उतना इंटरेस्ट नहीं है, तो हो सकता है हम उसकी बात को बहुत ही ध्यान से न सुने, या बहुत सारे अगर हम सीरियल देखते हैं जिसमें हम सुन भी रहे हैं, तो हर एक इंसिडेंट को प्रॉपरली हम उतने केयर के साथ नहीं सुनते हैं, तो वैसी प्रकार की लिसनिंग आपकी क्या है, पैसिव लिसनिंग है। अटेंटिव या एक्टिव लिसनिंग, इसके विपरीत अगर हम किसी लिसनिंग को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, उसकी हर एक बात को गौर कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या है, एक्टिव लिसनिंग है। जैसे अभी इस समय आप लोग किस लिसनिंग पे हैं, एक्टिव लिसनिंग पे हैं, आप हर एक चीजों को ध्यान से देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। ठीक, या फिर जैसे अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं, कोई आपको रोड मैप बताता है कि यहाँ से राइट लीजिए, वहां से लेफ्ट, तो उसकी बातों को भी आप बहुत ही ध्यान से और गौर से सुनते हैं। क्रिटिकल लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग हम उस लिसनिंग को कहते हैं जब हम कोई जजमेंट या इवेल्युएशन करने के लिए किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, जब हमको उस पर कोई ना कोई निर्णय देना होता है। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इंटेंसिव लिसनिंग, इंटेंसिव लिसनिंग किसको कहते हैं कि जब हम बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, कि जब किसी चीज की कोई डिटेल को निकालने के लिए जब हम ध्यान से सुनते हैं, दैट इज इंटेंसिव लिसनिंग। ठीक, इंटरैक्टिव लिसनिंग, इंटरैक्टिव लिसनिंग का मतलब है मैं सुन भी रही हूँ और रिस्पॉन्ड भी कर रही हूँ। जैसे कि क्लासरूम में जब टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो उस टाइम पे बच्चे ध्यान से सुनते भी हैं और सुनने के बाद उस चीज का क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड भी करते हैं, तो दैट इज इंटरैक्टिव लिसनिंग। ये पूछा हुआ है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि इंटरैक्टिव लिसनिंग क्या है, कि जिसमें आप सुनते हैं और सुनने के साथ साथ रिस्पॉन्ड भी करते हैं। क्लियर, तो हमने लिसनिंग देख लिया अपनी फर्स्ट लैंग्वेज स्किल में, अब बारी आती है स्पीकिंग स्किल्स की। ठीक है, वैसे तो इसको मैं और शॉर्ट में करा सकती हूँ, बट
पेपर का जैसे आप देख रहे हैं कॉन्सेप्चुअल पेपर आ रहा है कि उसमें आपको आएगा तभी। और इंग्लिश पेडागोजी का जो सेक्शन है, पैसेज तो आपके हाथ में नहीं है, बट जो पेडागोजी का सेक्शन है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि आपको जैसा कि दिख रहा है कि यूपी टेट में जो है कि मार्क्स 1/4 जुड़ रहा है, तो जो कंपटीशन है उसका लेवल भी ज़्यादा हो रहा है, तो हो सकता है अदर स्टेट्स भी इसको देख करके वो चीज़ करें। तो इसके लिए हम जो चीज़ कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, अच्छे से मेहनत, और जिनका पेपर अभी तक हुआ नहीं है वो अच्छे से मेहनत करें और अपने पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें। ठीक, स्पीकिंग स्किल्स जो आपका है वो क्या है, प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल इन ओरल मोड। लाइन को ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन आ चुका है कि प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल इन ओरल मोड है, आपको चारों ऑप्शन दे देगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सबसे पहले तो जब आपको ये देगा प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव, तो आपको सबसे पहले सोचना है कि प्रोडक्टिव और एक्सप्रेसिव स्किल कौन सी है। तो आपको याद होना चाहिए कि जिससे हम कोई ना कोई चीज एक्सप्रेस, हमारी अभिव्यक्ति हो सके, तो वो स्किल कौन सी है आपकी, तो वो या तो स्पीकिंग होगी या तो राइटिंग होगी। अब यहाँ ओरल लगा दिया, ओरल लगा दिया, इसका मतलब राइटिंग में तो हम लिखते हैं ना, ओरली हम क्या चीज करते हैं, बोलते हैं, दैट मीन्स ये कौन सी स्किल है, स्पीकिंग स्किल है। ठीक, पेन पेपर टेस्ट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा वो आपका स्किल है जो हम पेन पेपर टेस्ट की मदद से नहीं कर सकते। तो आप इसको लिसनिंग और स्पीकिंग कह लें, या इन शॉर्ट अभी हमने पढ़ा था कि प्राइमरी और रिइंफोर्समेंटल स्किल, तो जो प्राइमरी स्किल है इसको हम पेन पेपर टेस्ट की मदद से नहीं कर सकते हैं। ठीक, पेन पेपर टेस्ट की मदद से हम इसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब टाइप्स की बात करते हैं कि जो स्पीकिंग स्किल है उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इसके 3 टाइप मुख्यतः हमारे सामने आते हैं। पहला है इंटरैक्टिव स्किल। इंटरैक्टिव स्पीकिंग जो है उसमें क्या है कि जब हम इंटरैक्ट करके किसी से बातचीत करके फेस टू फेस, क्या बिना फेस टू फेस नहीं भी है तो 2 वे प्रोसेस है कि मैं भी बोल रही हूँ, उधर से सामने वाला भी बोल रहा है। जैसे टेलीफोन पे हमारे द्वारा की गई वार्ता, या क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच में की गई वार्ता, या आपका अपने दोस्त के साथ किया गया बात, वो सारी चीजें इंटरैक्टिव में आती है, 2 वे प्रोसेस है ये। नेक्स्ट इज योर पार्शियल इंटरैक्शन। पार्शियल का मतलब क्या होता है, पार्शियल का मतलब जानते हैं, हाफ। ठीक, मतलब कि आधा है, दैट मीन्स कि कभी हम एक्टिव हो रहे हैं कभी निष्क्रिय, मतलब कभी पार्टिसिपेट हो रहे हैं और कभी नहीं हो रहे हैं। जैसे क्लासरूम में जब डिस्कशंस होते हैं तो उसमें कोई एक बच्चा बोलता है, बाकी बच्चे उसको सुनते हैं ध्यान से, ठीक, तो वो क्या है, पार्शियल, और जब उनकी टर्न आती है तो वो उसमें बोलते भी हैं। ठीक है, नॉन इंटरैक्टिव, नॉन इंटरैक्टिव दैट मीन्स कि जिसमें कि आप कोई भी एक पर्सन शांति से बैठ के देख रहा है और दूसरा अपने आप को बोल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका नॉन इंटरैक्टिव है। अभी हम इसको कह सकते हैं कि नॉन इंटरैक्टिव है, बट इसमें आप लोग कमेंट्स के माध्यम से जुड़े रहते हैं, या लाइव क्लासेस होती है तो लाइव में जुड़े रहते हैं, तो ये आपका किस में आता है, ये आपका पार्शियल में या इंटरैक्टिव में आ सकता है। नॉन इंटरैक्टिव, जैसे अगर हम बात करें न्यूज चैनल वाले, तो जो न्यूज है उनका काम है कि वो आते हैं, बोलते हैं और आप उनको बाद में देखते हैं। जो सीरियल्स हमारे देखे जाते हैं वो सीरियल्स इसका एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्पीकिंग स्किल है। अब हम देखेंगे 4 एलिमेंट ऑफ स्पीकिंग। काफी बार पेपर में ये पूछ देता है कि इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है स्पीकिंग का। ठीक, तो एलिमेंट आपको याद रखना है पिस्ट। ठीक है, स्पीकिंग का एलिमेंट कौन है, पिस्ट। पिस्ट, अब ये पिस्ट क्या है, पिच, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड टोन। पिच, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड टोन आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग। साथ में बोले 2 से 4 बार, यही कवर हो जाएगा आपका पिस्ट। ये किसके लिए है, स्पीकिंग के लिए है, जो आपका सेकंड है प्राइमरी आपकी स्किल है। ठीक, स्पीकिंग में क्या है, पिस्ट। स्पीकिंग इज इक्वल टू पिस्ट, पिच, इंटोनेशन और आपका PIS, और S से क्या हो जाएगा, स्ट्रेस, और T से हो जाएगा टोन। पिच, इंटोनेशन, स्पीच और टोन। ठीक, स्ट्रेस और टोन, तो ये आपके 4 क्या है, एलिमेंट्स है स्पीकिंग के, जो पेपर में आते हैं। लर्नर्स, मैंने इसमें वही टॉपिक कंक्लूड किया है कि जिस टॉपिक से बार बार लगातार क्वेश्चंस आते हैं, तो वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिए, बिल्कुल एक्टिव लिसनिंग मोड में देखिए अपने, और इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो ये आपको पिस्ट समझ में आया, 4 एलिमेंट्स ऑफ स्पीकिंग। आई होप कि अब आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे किसको, रीडिंग स्किल को। रीडिंग स्किल आपकी क्या कहता है कि जो आपके पढ़ने का कौशल होता है। ठीक है, पढ़ना। अब ये भी लाइन ध्यान से सुनिए, रिसेप्टिव स्किल। अभी इसके पहले जब आपने स्पीकिंग देखा था तो उसमें लिखा था एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव स्किल इन
ओरल मोड। अब यहाँ क्या लिखा है, रिसेप्टिव स्किल इन रिटन फॉर्म, रिटन में आ गया और साथ में देखिए रिसीव करने वाला आ गया, क्योंकि आप रीडिंग करते टाइम कुछ अपने से नहीं बनाते हैं, आप वही चीज ग्रहित करते हैं जो लिखा होता है। ठीक, अब इसके टाइप्स पे आते हैं। तो टाइप्स कौन कौन से हैं, तो ध्यान से देखिए। पहला है आपका लाउड रीडिंग। तो ये रीडिंग के नाम सुन के ही आपको क्लियर हो रहा होगा, लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग एंड इंटेंसिव रीडिंग, ये 4 प्रकार की आपकी क्या है, रीडिंग की स्किल्स हैं। तो लाउड रीडिंग देखिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हम उनको तेज तेज बोल बोल के पढ़ाते हैं, तो वो क्या है, लाउड रीडिंग इनिशियल स्टेज के लिए बहुत ही बेहतर होता है। और लाउड रीडिंग बेस्ट किस लिए होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर आपको प्रोनाउंसिएशन को बेटर करना है, अगर आपको किसी के जो वाक्य उच्चारण है उसको अच्छा करना है, तो आपको लाउड रीडिंग करनी चाहिए। तेज तेज पढ़ने से क्या है, आपको पता लगता है कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन से याद रखिएगा लाउड रीडिंग। साइलेंट रीडिंग जो मौन पठन होता है, ठीक, उसमें क्या करते हैं कि जब हम साइलेंटली रीड करते हैं तो हम अधिक से अधिक कंटेंट को कवर कर सकते हैं, स्पीड में कर सकते हैं, और अर्थपूर्ण अधिगम भी होता है और कंसंट्रेट भी हम अधिक टाइम तक कर पाते हैं साइलेंट रीडिंग में। ठीक है, तो अगर ज्यादा कंटेंट पढ़ना है तो साइलेंट रीडिंग, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर ध्यान देना है तो लाउड रीडिंग। ठीक, एक्सटेंसिव रीडिंग, जब हम बात करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग की, तो एक्सटेंसिव का मतलब होता है कि जैसे कि जो बहुत ही तेज बोलते हैं ना, कि सरसरी निगाह से हमने देख लिया, तो ये क्या है, फास्ट होती है और ये हमारे पैसिव वोकैबुलरी का पार्ट होती है। ये कुछ चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि ये रिलेटेड है पैसिव से, और उसके साथ एक ये चीज, इन तीनों को तो बिल्कुल ही अच्छे से करिएगा। एक्सटेंसिव रीडिंग हमेशा पैसिव वोकैबुलरी से जुड़ी होती है और स्किमिंग से जुड़ी होती है। अब ये क्या होता है, तो अभी बताते हैं। देखिए, पहले आप एक्सटेंसिव को समझिए कि ये नॉन डिटेल्ड स्टडी होती है। ठीक, कि ऐसा नहीं है, ये आउटसाइड द क्लासरूम, इसका ज्यादा संबंध किससे होता है, क्लासरूम के बाहर वाली दुनिया से, जो आप बाहर पढ़ते हैं अपने मौज के लिए। तो ये प्लेजर से रिलेटेड होती है, जब आप किसी चीज को अपनी पसंद से पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, तो वो आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग है। ये स्किमिंग से रिलेटेड होती है, कि मतलब आपको सिर्फ उसका एक जनरल मोटा मोटी कहे तो आपको उसका एक आइडिया चाहिए कि अच्छा भाई कहानी है क्या। जैसे बहुत सारे सीरियल्स, नॉवेल्स हम पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसकी एक एक लाइन का हम मतलब समझते जाते हैं, हमको पता लग जाता है अच्छा कहानी इसकी ये है, तो एक सेंट्रल थीम हमको पता लग जाती है। वो रीडिंग आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, जैसे नॉवेल हो गया, आपने कोई स्टोरी देखी, वो हो गई। पैसिव वोकैबुलरी अब क्या होती है, तो यहीं पे मैं बताती हूँ। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। पैसिव वोकैबुलरी वो वोकैबुलरी होती है जिसका मतलब तो आप जानते हैं, लेकिन वो आपकी डे टू डे लाइफ में कम होती है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होंगे जिनका मतलब आप जानते हैं, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में आप उनका प्रयोग बहुत ही कम करते हैं। तो ऐसे शब्दकोश को हम क्या कहते हैं, निष्क्रिय शब्दकोश या पैसिव वोकैब या वोकैबुलरी कहते हैं। आई होप आपको पैसिव वोकैबुलरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा, जो वर्ड्स हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और मतलब भी जानते हैं, दैट इज एक्टिव वोकैबुलरी। ठीक है, स्किमिंग का मतलब स्किमिंग और स्कैनिंग। अभी हम जस्ट इसके बाद देखने वाले हैं कि कौन कौन से सब स्किल्स हैं आपके रीडिंग के। तो रीडिंग के सब स्किल्स ही होते हैं स्किमिंग और स्कैनिंग। तो स्किमिंग का मतलब होता है कि जब हम ऊपर ऊपर पढ़ते हैं कि अच्छा ये रीडिंग है, ऐसे है, लाउड, साइलेंट, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, ये स्किमिंग है। कि मतलब मैंने एक ऊपर ऊपर देख लिया कि अच्छा ये चीज है, ये आपका क्या है, स्किमिंग है। जो कि एक्सटेंसिव से रिलेटेड है, क्योंकि एक्सटेंसिव नॉन डिटेल्ड स्टडी है, कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल भी बहुत इजी है। ठीक है, ये आपका क्या है, स्किमिंग है। तो स्किमिंग की जब हम बात करेंगे तो ये क्या है कि सरसरी निगाह से जब हम एक जस्ट देखने के लिए पढ़ लिए। अब नेक्स्ट है आपका इंटेंसिव रीडिंग। जब हम डिटेल्ड स्टडी करते हैं, क्लासरूम के अंदर वाली स्टडी, की आपसे कोई क्वेश्चन का आंसर पूछा गया तो आपको उसका मतलब बताना है। वो तभी बता पाएंगे जब आपको खुद पता होगा, जब आपको लाइन बाय लाइन मतलब पता होगा। ठीक, ये आपकी एक्टिव वोकैबुलरी को एनरिच करती है। अभी मैंने बताया एक्टिव वोकैबुलरी क्या होती है। ठीक है, ये लाइन याद रखिए, ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन। यही सेम टू सेम इंग्लिश पेडागोजी में लाइन लिख के देती है कि उसको क्या कहते हैं, जब हम ड्रॉ आउट इंफॉर्मेशन करते हैं तो वो इंटेंसिव रीडिंग है। कि रीडिंग अगर हम कर रहे हैं तो ड्रॉ आउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, इसके साथ आप स्पेसिफिक भी लगाइए। स्पेसिफिक या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जब आप निकालने के लिए कोई चीज पढ़ रहे हैं, दैट इज इंटेंसिव। और जब जिस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, जिस्ट सेंट्रल आइडिया जानने के लिए, तो वो एक्सटेंसिव में हो जाएगा। स्कैनिंग का यूज हम कर रहे हैं। स्कैनिंग अब क्या है, स्किमिंग अभी मैंने आपको बताया, मैंने देख लिया अच्छा रीडिंग है, स्किल है,
ऊपर ऊपर देख लिया। स्कैनिंग क्या होता है, जैसे आप मोबाइल में देखे होंगे स्कैनर होगा कि हर एक एक वर्ड्स को वो चेंज करके स्कैन करता है। जब मैं स्कैनिंग करूंगी तो मैं हर एक एक चीज को ध्यान से पढ़ूंगी, रीडिंग स्किल, रिसेप्टिव स्किल इन रिटन फॉर्म, टाइप्स लाइक दिस। तो मैं सब चीजों को ध्यान से एकदम पढ़ूंगी ताकि मुझे उसमें जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं उससे ले सकूं। समझ में आई बात? अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल को मैं समझूंगी, ठीक। जैसे टेक्स्ट के आंसर्स हो गए, क्लासरूम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो चीज है। तो ये सारी चीजें जो है आपकी इंटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत आती है। तो आई होप कि जो टाइप्स है रीडिंग के वो आपको क्लियर हुए हो, ठीक। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि आपने देखा, आपने रीडिंग के टाइप्स को देख लिया, तो अब हम यहाँ पे रीडिंग के सब स्किल्स को देखेंगे, क्योंकि ये भी पेपर में बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं कि ये किसके सब स्किल्स हैं, ठीक। तो इनको भी आप ध्यान से पढ़िए ताकि पेपर में आपके ये क्वेश्चंस गलत ना हो, ठीक है। तो देखिए, अगर हम रीडिंग के सब स्किल्स की बात करें तो इसमें कई सारे सब स्किल्स आते हैं, ठीक। जैसे कि पहला है हमारा प्रीव्यूइंग। प्री का मतलब होता है पहले, व्यू का मतलब होता है देखना। प्रीव्यूइंग मतलब है कि जब हम किसी भी टेक्स्ट को देखते हैं तो उसको बाहर से देखने पे हमको कैसा समझ में आता है। जैसे हम देखते हैं कि उसको पहली बार जब हम बार बार उस चीज को क्या कर रहे हैं, प्रीव्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसकी जो झलक ले रहे हैं, ग्लिम्स ले रहे हैं, दैट इज प्रीव्यू। क्योंकि पढ़ने से पहले होता है ना कि हम एक बार ऐसे ससरी निगाह से देख लेते हैं, तो प्रीव्यू करते हैं, ठीक है। तो प्रीव्यूइंग हो गया। सेकंड है आपका प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन या फिर गेसिंग भी कभी कभी आ जाता है, तो नाम आपको सारे याद रखने हैं। प्रेडिक्शन बोले चाहे गेसिंग बोले, हिंदी में इसको कहते हैं अनुमान लगाना, ठीक है। कि जैसे आपने क्या किया कि उसको कॉन्टेक्स्ट में, ये भी याद रखिएगा कि संदर्भ में आप उसका अनुमान लगाते हैं कि अच्छा कहानी ऐसी है, आधी आपने पढ़ लिया, अब आधी आप अनुमान के आधार पे बताएं कि अच्छा इसके आगे ये होगा। जैसे हम अक्सर सीरियल्स देखते हैं तो हम बताते हैं कि अच्छा आप देखो इसमें ऐसा होगा, तो ये क्या है, ये आपका बताता है, प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये क्या है, आपकी रीडिंग की सब स्किल है, ठीक। पैराफ्रेजिंग भी कभी कभी दे देता है रीडिंग की सब स्किल में। तो पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है ओन वर्ड्स में, वो भी कहीं ना कहीं आप प्रेडिक्शन से उससे इनडायरेक्टली वे में आप उसको क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। तो पैराफ्रेजिंग होता है आपका पैराफ्रेजिंग कहीं भी आएगा तो हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा यहाँ पे ओन वर्ड्स, आपके अपने शब्दों में, ओन वर्ड्स में ये एक्सप्लेनेशन की बात करता है, ठीक है। अपने शब्दों में जब आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करें, दैट इज पैराफ्रेजिंग। तो दूसरी सब स्किल क्या है, प्रेडिक्शन और गेसिंग। थर्ड है आपका स्कैनिंग। अभी मैंने आपको स्कैनिंग बताया था कि जब आप एक एक वर्ड्स को लाइन बाय लाइन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए, टू ड्रॉ आउट अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ गिवन टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड स्कैनिंग, ओके। तो वो है आपका स्कैनिंग। और स्कीमिंग क्या है कि जब आप ऊपर से क्या करते हो, पढ़ते हो, सिर्फ और सिर्फ प्लेजर के लिए, कोई नॉवेल पढ़ रहे हो, कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, सेंट्रल आइडिया और जिस्ट को जानने के लिए, दैट इज स्कीमिंग। इनफरिंग का मतलब होता है रीडिंग बिटवीन द लाइन। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या था कि ओन वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करना, वाइल इनफरिंग का मतलब क्या है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज का यूज करके आप लाइन्स के बीच में पढ़ रहे हो और समझ रहे हो उसका मतलब। तो ये है आपकी रीडिंग की सब स्किल। सो लर्नर्स, आई होप कि आपको जो है रीडिंग, अभी तक मैंने आपको स्पीकिंग बता दिया, लिसनिंग बता दिया और ये रीडिंग भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो बचा है वो एक स्ट्रैटेजी है जो हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारा राइटिंग होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो अधिक से अधिक लर्नर्स तक इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर अगर पहली बार आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी क्लिक कर दें। अब हमारा बचा है, पहले हम स्ट्रैटेजी देख लेते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत बार क्वेश्चंस में आई हुई है, रिपीटेड है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। देखिए, जब आप पेपर दे रहे होते हैं तो उस समय दिमाग में बहुत सारी 75 की चीज़ें चलती हैं। क्यों? क्योंकि आपको अभी आप यहाँ पे इंडिविजुअल इंग्लिश पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपका दिमाग एकदम एकाग्र है, ठीक। बट एग्जाम में क्या है, आपको सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाना है, तो उस टाइम पे क्या है, हमारे दिमाग पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रट कर जाते हैं तो वो काम करे, बट अगर आप कॉन्सेप्ट सीख कर यहाँ से जाएंगे तो वो निश्चित आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, ठीक है। तो देखिए, टॉप डाउन अप्रोच, रटिए नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझिए। टॉप का मतलब क्या होता है, एकदम हाईएस्ट, टॉप मतलब ऊंचा, डाउन मतलब एकदम नीचे, यही होता है।
तो जब पहले टॉप लिखा है, पहले क्या लिखा है, टॉप, तो पहले टॉप से समझिए कि आप हमेशा किसकी बात करेंगे, एकदम ऊंची की। ऊंचे की इन द सेंस में कह रही हूँ कि आप हमेशा अगर आपको कोई बुक पढ़नी है तो आप उसकी पूरी की पूरी कहानी आपने जान ली, आपने उसकी स्टोरी जान ली। अब स्टोरी तो आपको पता लग गया, आप टॉप पे हैं, आपको पूरी स्टोरी कहानी पता है। अब उस कहानी के बाद आपने क्या किया, पैराग्राफ को पढ़ना शुरू किया। कहानी आपको पता चल गई है, आप टॉप पे हैं, अब आप उसके पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं। फिर पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप उनके कहाँ पे आए, लाइंस पे आए कि अच्छा लाइंस भी पढ़ते हैं, और लाइंस के बाद उनके एक एक वर्ड्स को कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। समझ में आ रही है बात? तो ये टॉप डाउन है। बस पहला वर्ड देखिए, टॉप का मतलब हाईएस्ट, दैट मीन्स आपको उस कहानी की मैक्सिमम चीजें पता हो चुकी हैं। अब आप फिर उसके वर्ड्स को पढ़ेंगे, सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, तो क्या है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो अगर आपको क्वेश्चन में लिख के आ रहा है होल टू पार्ट्स, तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा। होल टू पार्ट्स दैट मीन्स टॉप डाउन अप्रोच, जहां पे होल मीनिंग को आप पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको बाई पार्ट्स में करते हैं। ये बेस्ट होता है बॉटम अप की अपेक्षा में, ये नेचुरल अप्रोच है। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लीजिए। ये नेचुरल अप्रोच है, हम ऐसे ही सीखते हैं। अब जैसे आप कैसे सीखते हैं, अब आपको याद कैसे हम बताएं, तो देखिए, जब आप बेसिक स्कूल में मतलब जब हम छोटी कक्षा में रहते हैं तो हम किसी चीज़ के डिटेल डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं नहीं, हमको सिर्फ बता दिया जाता है कि ये चीज़ ऐसे है और हम उसको याद कर लेते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं उस चीज़ के ऊपर हम और डिटेल डिस्क्रिप्शन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, रीज़न ढूंढते हैं। ठीक, बचपन में आपने पढ़ा ईवीएस बाद में हो गया साइंस और आगे आई तो वो फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में हो गई। 11th में आए तो पूरी एक फिजिक्स की पूरी एक ब्रांच, केमिस्ट्री की एक ब्रांच, बायोलॉजी की पूरी एक, उसके और आगे आए तो भाई बायोलॉजी में भी जूलॉजी बॉटनी आ गया, फिजिक्स में भी आप आ गए तो क्वांटम कौन सा फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक अलग। तो आपने एक एक क्या कर दिया, पूरा डिटेल्ड कर दिया। तो ये क्या है, इसी अप्रोच से तो हम पढ़ाई करते हैं। ठीक, क्योंकि जो एनालिटिकल है वो आपका एज के साथ आता है, इसीलिए ये मेथड टॉप डाउन मेथड आपका बेस्ट पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। जब ये आ गया तो जस्ट उसका रिवर्स ये है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस इसका उल्टा है। बेसिक से पार्ट की तरफ, अल्फाबेट पहले सीखा ABCD, फिर वर्ड्स पे मतलब वर्ड्स पे आए, फिर सेंटेंसेस पे आए, फिर पैराग्राफ, फिर स्टोरी जान रहे हैं। मतलब अगर मुझे आपको कोई कहानी सिखानी है, अब आप खुद सोचिए, अगर मुझे आपको कोई कहानी पढ़ानी है तो पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि देखो इसका मतलब ये होता है, एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगी, सेंट्रल मतलब ये, आइडिया मतलब ये, जिस्ट मतलब ये, उसके आगे ब्ला 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 बताई, फिर मैंने आपको पूरी लाइन बताई। अब इस पूरे को पढ़ो, चलो सेंट्रल आइडिया स्लैश जिस्ट ये बताया, फिर उसके बाद उसका मतलब बताया, फिर पूरी स्टोरी बताई। क्या ये आपको सही लग रहा है? तो नहीं है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है नेचुरल अप्रोच से सीखने के जस्ट उल्टा। तो बेस्ट हमारा टॉप डाउन है, तो इसको अच्छे से समझिए। ठीक, नेचुरल अप्रोच कहते हैं, ये उसमें जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आई होप ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको क्लियर हुई होगी। ठीक, अब लर्नर्स हम जो नेक्स्ट स्किल पढ़ने वाले हैं, राइटिंग स्किल्स, क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत सारे आते हैं। खास तौर पे जो इसका ये प्रोसेस है यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को आया है। जो आपने देखा होगा आजकल पूछा जाता है 1 2 3, या इसको अरेंज करिए, इसके क्रम में क्वेश्चन ऐसा आता है इसमें कि जैसे आपसे अरेंजमेंट पूछेगा कि अरेंज करिए इसको इसके ऑर्डर में, कि पहले हम कौन सी चीज़ करते हैं बाद में कौन सी करते हैं। तो पहले आप राइटिंग स्किल को समझिए क्या है। ग्राफिकल आप जानते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ राइटिंग क्या है मैंने आपको बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है लैंग्वेज की, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, मॉर्फीम, ग्राफीम, फोनीम बताया गया है, तो आप अभी प्लेलिस्ट से जाकर पहले उसको देखें। ठीक, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड, उसको हम कहते हैं ग्राफीम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफीम, जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी? राइटिंग की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो मैं बोल रही हूँ स्पीच साउंड, उसका जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दें, लिख के कर दें, तो दैट इज राइटिंग। ठीक, प्रोसेस इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसेस इन शॉर्ट आप BDR EP, BDR को आप बॉर्डर कर लीजिए, EP बॉर्डर EP या फिर BDR EP 3 से 4 बार बोलिए, आपको हेल्प करेगी। जहाँ कुछ नहीं वहाँ ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिए प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग होगा, प्री राइटिंग, या कहीं कहीं इसको आउटलाइनिंग भी कह देता है। ठीक, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है मस्तिष्क उद्दोलन,
ये क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में ना आपने ऐसी चीज़ें बताई कि फिर उसका दिमाग अपने आप ऑटोमेटिकली चल रहा है, वो सोच रहा है कि उसको क्या चीज़ करनी है। अब आपको क्लास में डिस्कशन कराना है, आपने कोई एक ऐसा टॉपिक दे दिया जो बच्चे के लाइफ से रिलेटेड है, जो बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो बच्चे के दिमाग में खुद ब खुद वैसे थॉट्स आने लगेंगे। दैट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो सबसे पहला यही तो होता है, अगर आपको कोई चीज़ लिखनी है तो आप अपना दिमाग ही तो चलाएंगे। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग फर्स्ट स्टेप होता है, या इसको हम प्री राइटिंग, राइटिंग लिखने से पहले जो सोचते हैं, पूरा आउटलाइन बनाते हैं, तो वो। फिर ड्राफ्टिंग, दूसरा क्या होगा, ड्राफ्ट करते हैं, फिर उसका एक पूरा प्रोफार्मा तैयार करते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे, जो हम जिसको मसूदा कहते हैं, ठीक है। फिर हम उसको रिवाइज करते हैं कि अच्छा ये चीज़ इसमें है, ये ऐसे, अच्छा ये है, ठीक। फिर उसको एडिट करते हैं कि नहीं इसमें ये चीज़ थोड़ा हटा देते हैं, ये अच्छी नहीं लग रही है, या उसमें कोई दूसरी चीज़ करते हैं। इसको हम प्रूफ रीडिंग के नाम से भी जानते हैं। कई बार प्रूफ रीडिंग दे भी देता है कि किसका पार्ट है, तो प्रूफ रीडिंग कहे तो ये किसका पार्ट है, ये आपके राइटिंग का पार्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। और एट लास्ट में पब्लिश होता है। तो देखिए सिंपल सी चीज आप याद रखिए, ब्रेन का यूज सबसे पहले करेंगे तो ब्रेन स्टॉर्मिंग पहले नंबर पे, और लास्ट में एकदम पब्लिश करेंगे। तो दो से तो आप अपनी कंफ्यूजन हटा दीजिए, क्योंकि ऑप्शंस में आपको जब भी कभी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन दे तो हमेशा आपको क्या कोशिश करनी है, ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, कट करना है। दैट मीन्स आपको उसमें से डिड्यूस करना आना चाहिए, ऑप्शंस को हटाना आना चाहिए। और ऑप्शन को हटाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। तो पहला स्टेप है ब्रेनस्टॉर्मिंग, लास्ट है पब्लिशिंग। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देना जिसमें स्टेजेस वाला रहे, तो अगर आप पहला और आखिरी स्टेज जानते हैं तो वहीं से आपका 1 से 2 या कभी कभी तो पूरा आंसर ही आपका वहां से ऑप्शन आपको कट होता हुआ दिखाई दे देगा, ठीक। इसको देखिए पहला पहला किस ऑप्शन में दिया होगा, और इसको देखिए किसमें लास्ट दिया है। पहली चीज ये। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आप ड्राफ्ट करेंगे, BDREP, ठीक, BDREP। कभी कभी इसको प्रीव्यूइंग या आउटलाइनिंग लेता है, कभी कभी ड्राफ्टिंग, और ड्राफ्टिंग के बाद भी एक आध दो स्टेप दे देता है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एडिटिंग के बाद कभी कभी री एडिटिंग भी दे देता है, ठीक है, या रीचेकिंग, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपके यही 5 है, BDREP। एक बार आप साथ में बोलिए, BDREP। बी क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डी क्या है, ड्राफ्टिंग, ठीक है। ड्राफ्ट कर लिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग को प्री एडिटिंग, प्री राइटिंग भी कहते हैं या आउटलाइनिंग भी कहते हैं, ठीक। बी हो गया, डी से हो गया ड्राफ्टिंग, आर से हो गया आपका रिवाइज करना, आप उसको क्या कर रहे हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर है क्या, BDR हो गया। अब ई और पी, ई से है एडिटिंग या फिर प्रूफ रीडिंग, आप उसको देख रहे हैं, ताक रहे हैं, सब एडिट कर रहे हैं, कौन सी चीज हटानी है, कौन सी चीज एडअप करनी है, और एट लास्ट आप उसको जाके पब्लिश कर रहे हैं। आई होप कि आपको प्रोसेस क्लियर होगा। स्टेजेस ऑफ राइटिंग, कभी कभी दे देता है कि बच्चा डिक्टेट कर रहा है, कॉपी कर रहा है, ये किस स्टेज ऑफ राइटिंग है, तो ये कंट्रोल्ड स्टेज ऑफ राइटिंग में आता है, ठीक है। बच्चे को आप डिक्टेशन, इमला पढ़ा रहे हैं, बच्चा उसको ठीक देख के टीचर ने लिख दिया बेटा WRITING, बच्चे ने सेम टू सेम कॉपी में उतारा है WRITING, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना। तो ये क्या है, कंट्रोल्ड राइटिंग है, कंट्रोल स्टेज ऑफ राइटिंग है। अगर फ्री राइटिंग, गाइडेड राइटिंग कह दे तो गाइडेड मतलब कि टीचर ने बोला कि चलो लिखो, उसने बता दिया, अब बच्चा लिख रहा है, तो बच्चे को आगे कोई स्पेलिंग नहीं आया तो टीचर उसको एज अ गाइड की तरह हेल्प करेगा कि नहीं तुमको ऐसे नहीं ऐसे करना है, या इसको ऐसे याद करो। एज अ गाइड के तौर पे जब हम करेंगे तो गाइडेड राइटिंग का स्टेज होगा। फ्री राइटिंग क्या है, जब आप अपनी खुद की डायरी या आप कोई अपनी मनपसंद चीज लिखते हैं या किसी को लेटर लिखते हैं, दैट कम्स अंडर फ्री राइटिंग, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल रूल्स की जरूरत नहीं होती है, ना तो कोई रूल है, बस आप इसमें क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एडवांस राइटिंग क्या है कि जो बड़े बड़े लोग लिखते हैं, जैसे बुक को लिख रहे हैं, हम टेक्स्ट बुक को पब्लिश कर रहे हैं, ये सारी राइटिंग जो है एडवांस में आएंगी। एक अच्छी राइटिंग की क्या क्या विशेषता होती है, ये भी कभी कभी पूछ देता है, 1 2 3 4 में करके आपको दे देगा। तो उसके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, लॉजिक तर्क होना चाहिए, मतलब इंटीग्रेटेड फॉर्म में यूज होना चाहिए, ल्यूसिडिटी होनी चाहिए, मतलब प्रोनाउंसिएशन, और आप मतलब राइटिंग है तो मेनली उसमें जैसे कि हर एक चीज़ का जो टोन है, ये पिच है, ये सारी चीज़ें उसमें क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। कोहेसिवनेस, कोहेसिवनेस का मतलब होता है जो उसकी मीनिंग निकल रही है और जो लिखा गया है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए, लेटर्स के बीच में स्पेस अच्छा होना चाहिए, तभी वो गुड राइटिंग है। अब अगर मैं लिखूं और सब एक ही में मिला जुला के ऐसे से लिख दूं तो ये कुछ समझ में आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, स्पेस प्रॉपर होना चाहिए उसके बीच में, राइटिंग के बीच में आपके स्पेस जो है, और
उसका जो है प्रॉपर तरीके से वो देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। मेथड ऑफ राइटिंग, राइटिंग के मेथड कौन है? ट्रेसिंग मेथड। छोटे बच्चों की किताब में आपने देखा होगा ना, कर्सिव राइटिंग के लिए ऐसा दिया होता है। ट्रेस का मतलब ही होता है कि उसका पीछा करना, ट्रेस करना। ट्रेस मेथड भी होता है। ट्रेस वही है ट्रेसिंग, कि जब आप उसका पीछा करो कि ए ऐसे लिखा है तो बच्चा क्या करेगा, इसके ऊपर ए बना देगा, बी लिखा है तो इसके ऊपर बी बना देगा। तो दिस इज नोन एज ट्रेसिंग मेथड। फ्री इमिटेशन क्या है कि आपने लिख दिया, बच्चा उसका फ्री में, उसको फ्री में मिल रहा है, फ्री में वो कॉपी करेगा। ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, इसी तरह वो भरता ही चला जाएगा। दैट इज फ्री इमिटेशन। ठीक, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर होंगे। क्वेश्चन यहाँ से बार बार आते हैं लास्ट टाइम पे एग्जाम के, आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।